हेलो गाइस, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज एक्सरसाइज हम 4.3 करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बनाना है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी होंगे जिसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उनको भी सीखेंगे और इनका ग्राफ बनाना देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप अपना ग्राफ पेपर लेके बैठे हुए हैं ग्राफ बनाना। ओके, मैं आपको टेबल बनवा के देता हूँ, ग्राफ बताऊँगा, फिर आप ग्राफ तो खुद भी बना लोगे उसका। ठीक है ना। तो मेरा मेन एम होगा एक तो आपको टेबल बना के बता के देना, दूसरा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को एक एटलीस्ट इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, मैंने बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 4 के वीडियो में अनाउंस किया था इस चीज़ को लेके। अच्छा रिस्पॉन्स आया है काफ़ी बच्चों की साइड से, अलग अलग जगह के लोगों ने किया रिस्पॉन्स इस चीज़ को लेके। तो उसमें क्या था भाई कि आपका देखो NCERT का एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल तो मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक है, बट जैसे आपको पता है कि 9th क्लास होता है और 10th का कंप्लीट बेस होता है, यहीं पे होता है जो कुछ होता है मेन। अगर आपका 9th सॉलिड कर ले 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए मैंने एक पेड कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। पेड कोर्स का मतलब जिसकी फ़ीस है ओनली 500 रुपीज़ पर मंथ, ज़्यादा नहीं रखी है। आप तो ट्यूशन में देते हो, वहाँ 1500 2000 ट्यूशन में चले जाते हैं, 500 फिर ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो आपकी एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं NCERT एग्जाम्पलर, RD शर्मा, RS अग्रवाल, इस टाइप की बुक्स है जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको बेस बनाने में और आपका बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे उस चीज़ को लेकर, ताकि 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसको 1 महीने के लिए तो कम से कम करके देखना चाहिए। हालांकि मैं चलाऊंगा पूरा जनवरी फरवरी तक चलता रहेगा ये वाली चीज़, जिससे हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट 5 मंथ में हम 600-700 के आसपास क्वेश्चन कवर कर लें। आप एक अच्छा सा रजिस्टर बन जाएगा, जो रजिस्टर आपको बहुत हेल्प करेगा अपना। ठीक है, प्रॉपर वे में। इसमें क्या होगी भाई, आपको ऑल्टरनेट डेज पे वीडियो आएगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी अच्छी होगी, 45 मिनट 50 मिनट के आसपास का होगा वीडियो, जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन करवाऊंगा। तो हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट ऐसे भी होंगे उसके अंदर जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे NCERT में नहीं है, एक एडवांस लेवल के कंसेप्ट होते हैं। हालांकि यूज इनका ही होगा, बट उसको थोड़ा डिफरेंट वे में देखना, डिफरेंट वे में करना, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक ईमेल आईडी सेंड कर दो मुझे, बाकी पेमेंट डिटेल मैं आपको दे दूँगा और आपको ईमेल आईडी पे लिंक आ जाया करेगा, टाइम टेबल आपके पास आ जाएगा कि इस डेट को आपके पास वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि जो भी बच्चे को अच्छा इंप्रूवमेंट करना है वो बच्चे की डिटेल मेरे पास आएंगी और उसको अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो बुक के क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, अननोन क्वेश्चन सामने आ गया तो टाटा फेस। ठीक है, देख के लगता है कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैंने तो कभी किया ही नहीं है। तो ये सारे जो आपकी है ना, तो एक फोबिया होता है टाइप में, या डर होता है, या फिर आपको वो निकल जाएगा। दूसरा, कुछ बच्चे होते हैं नहीं हमें आता तो है, 100 में से 90 तो हम कैसे भी ले आएंगे, तो लेकिन वो 10 मार्क्स का जो गैप बना हुआ है ना, वो गैप भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ इस चीज़ के अंदर, आपके फ़ायदे के लिए करा रहा हूँ ये वाली चीज़ें सारी की सारी। थोड़ा रेस्पॉन्स अच्छा करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो पहले ग्राफ प्लॉट का मैं टेबल है ना आपको ओरली करवाऊँगा, कैसे करी जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का काम कम। ठीक है, तो अगर आप टेबल बनाओ ग्राफ के लिए, तो x y 3-4 पॉइंट निकाल लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की अच्छी। बोले x और y दोनों का सम 4 आ रहा है। x और y का सम 4 कब कब हो सकता है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास 2 पर्सन है, इन 2 पर्सन को मिला के आपको 4 रुपीज़ देने हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो बताओ। ठीक है, पहले पॉजिटिव लिखते नेगेटिव लिख के देखेंगे। बोले फर्स्ट वाले को कुछ भी मत दो, सारे के सारे ये ले जाएगा 0 और 4। ठीक है, इन दोनों का सम भी 4 आ रहा है, हमें सम 4 करना है इन दोनों का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बोले फर्स्ट वाले को सब कुछ दे दो, सेकंड को कुछ नहीं मिलेगा, 4 + 0 4। बोले फर्स्ट को 1 दोगे, इसको 3 मिल जाएगा। बोले इसको 3 दोगे, इसको 1 मिल जाएगा। हालांकि ग्राफ बनाने के लिए आपको इतनी बड़ी टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 पॉइंट सफिशिएंट है, 2 पॉइंट सफिशिएंट है बनाने के लिए, लेकिन फिर भी बना के सिखा रहे हैं हम। ठीक है, बोले इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दो, ये पॉइंट। बोले अगर इसको -1 कर दें, बोलते भाई जब ये -1 है तो -1 में जब 5 ऐड करोगे, -1 + 5 ही तो 4 बनेगा। ठीक है, 5 - 1 4, बात सेटिस्फाई हो रही है भाई। जब -1 यहाँ रखोगे, -1 जाकर प्लस का 1 होगा, तो 4 + 1 5 आएगा भाई की वैल्यू। तो हम ओरली क्यों ना करें इस चीज़ को। बोले अगर इसको -2 कर दे तो बोले इसको 6 करना पड़ेगा। क्यों, बोले जब -2 में 6 ऐड करोगे तभी तो 4 मिलेगा। तो इस वे में आप अपनी टेबल बना सकते हो। ग्राफ बनाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब टेबल बन गई है, ग्राफ बनाओगे, x एक्सिस y एक्सिस, 0,4 को प्लॉट कर दो, 4,0 कर दो, 1,3 कर दो, 3,1 कर दो, किसी पॉइंट को ले लो, नेगेटिव को ले लो, कैसे भी ले लो, आपका ग्राफ आराम से स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। बनेगी स्ट्रेट लाइन।
तो ग्राफ हम खुद बना सकते हैं इस चीज़ का। जहाँ मुझे लगेगा आपको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं बताऊँगा, तो सिंपल से पॉइंट है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, तब पॉइंट मार्क कर लो और पॉइंट ट्राई करना ओरली फाइंड करना, ठीक है। अगर हम ओरली पॉइंट फाइंड कर सकते हैं तो जो होता है ना कि देख के बताओ कि ये ग्राफ किस इक्वेशन का है, वो हमने एग्जांपल किया था, तो आप ओरली कर सकते हो। अच्छा x का डबल करके इसमें ऐड करने पे ये आ रहा है, याद आ रहे हैं, तो उस टाइप में फ़ायदा मिलेगा, समझ गए। तो पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, अब इसके पॉइंट देख लो। सेकंड पार्ट है ये x माइनस वाई इक्वल टू 2, और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप माइनस वाले पॉइंट लो ही लो, मत लो, आपकी मर्जी है। किसी ने बोला नहीं माइनस वाला पॉइंट लेना ही लेना है, आपको तो प्लॉट करना है, ठीक है। हाँ जी, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको लैंग्वेज की फॉर्म में अगर बोलो तो आप बोलोगे कि x और y की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। यानी जब आप x में से y सब्ट्रैक्ट करते तो 2 आ रहा है। भैया आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा 7th में, लैंग्वेज टू इक्वेशन, इक्वेशन टू लैंग्वेज। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम x वी गेट 2, डिफरेंस ऑफ x एंड y इज़ 2, यानी x बड़ा है y छोटा है। साफ साफ समझ में आ रहा है ये वाली चीज़, ठीक है। तो x में से y को सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ रहा है, तो क्या क्या टेबल बन सकती है इसकी। कुछ बच्चे इसको लिख लिख के बनाएंगे, भाई लिख लिख के बनाना वाला काम तो बच्चों कर दिया तुमने, अब थोड़ा सा ट्राई करो ओरली भी करना। आप लिखोगे इसको, पुट x इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, तो वो पुट करना है डायरेक्ट टेबल में पुट कर लो ना, ठीक है। बड़े बच्चे हो गए अब तो। x में से y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आना है। ओके, x की वैल्यू जो भी रखूँगा उसमें y सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आएगा। लो, मैंने क्या रखा, इसको 3 रखा, इसको 1 रखा, देख लो भाई 3 माइनस 1 2 आ रहा है। इसको 2 रखा, इसको 0 रखा, 2 माइनस 0 2 आ रहा है। इसको 4 रखा, इसको 2 रखा, 4 माइनस 2, x वाली वैल्यू में से y वाली से वैल्यू सब्ट्रैक्ट, x में से y सब्ट्रैक्ट 2 आ रहा है, x में से y सब्ट्रैक्ट 2 आ रहा है, x में से y सब्ट्रैक्ट 2 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपका टाइम बचाएंगी और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। x वाली वैल्यू में से y वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने में 2 आ रहा है, बन गया टेबल, बना लो उसका ग्राफ, किसने मना किया है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू भी रख के देख सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है, वो आप रख के देख सकते हो नेगेटिव वाली वैल्यू। चलो एक रख के देखते हैं। बोले कि सर अगर x की वैल्यू -1 हो तो क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो -1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 आएगा, -1 में से -3 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों, जब -1 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 2 आएगा, नहीं आएगा, तो वही वाली चीज़ है, ठीक है। यानी x इक्वल टू -1 पुट करोगे, -1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 3 होगा तो -y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -3, वही वाली चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है। और बोला अगर x इक्वल टू 0 रख दे तो 0 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 आए तो 0 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 0 माइनस ऑफ -2 जो कि +2 होता है। चेक कर लो, x इक्वल टू 0 रखा तो -y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्राफ प्लॉट करने में, स्ट्रेट लाइन आएगी, बना लोगे, टेबल लिख लो, समझते रहो, मेनली समझना है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ बच्चों की तरफ सारा डिटेल में बताऊँ, ग्राफ हम बहुत बना चुके हैं और आप बना भी लोगे। जिस पॉइंट पर मुझे लगेगा ना मुझे पूरा समझाना है वो मैं समझाऊँगा। थर्ड, y इक्वल टू 3x, इसका ग्राफ कैसे ओरली बनाए, मतलब टेबल ओरली कैसे बनाए। बोले से एक बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ गया भाई, इसको देखते ही कुछ तो आया समझ में, हैं। बोले दया कुछ तो गड़बड़ है, CID देखते नहीं देखते थे, हैं, कुछ तो गड़बड़ है, तो वही कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। क्या गड़बड़ है कि बोले x की कुछ भी वैल्यू रख दो यार, y की वैल्यू वो होगी जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी हर बार आप x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब y मिलेगा। तो लैंग्वेज कैसे बनती थी इसके 7th क्लास में 8th क्लास में, बोले अ नंबर इज़ 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, बन सकता है। y इज़ 3 टाइम्स ऑफ x, बन सकता है। तो x कुछ भी रखो, y उसका 3 टाइम हो जाएगा। तो बोले x सर मैंने 0 रखा, तो बोले 0 3 टाइम करो, बोले 0 ही आएगा। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 0,0 पॉइंट तभी आता है जब वो उसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, याद आ रहा है।
जब कांस्टेंट टर्म नहीं थी तो ग्राफ कहाँ से क्रॉस करता है, 0,0 से। क्या इसमें आपको कहीं कांस्टेंट टर्म दिख रही है? नहीं, ओनली x वाली टर्म है, ओनली y वाली टर्म है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो देख लो x 0 रखने y 0 आ रहा है। बोले x अगर 1 रखा तो बोले 3 टाइम करो 3 आएगा। बोले 2 रखा बोले 3 टाइम करो 6 आएगा। बोले -1 रखा बोले -1 का 3 टाइम करो -3 आएगा। चेक कर लो। 0 रखा 3 × 0, 1 रखा 3 × 1 3, 2 रखा 2 × 3 6। तो ज़रूरी नहीं हर बार आप पूरा डिटेल में लिख के दिखाओ उस चीज़ को, आप डायरेक्ट टेबल भी बना सकते हो। समझ रहे हो? ये वाली वैल्यू है तो इसको भी यूज करके आप आराम से ग्राफ प्लॉट कर लोगे। हाँ, 4th वाले में थोड़ा सा आपको पेन कॉपी का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो हम कर लेंगे भाई। किसी ने हमारे हाथ थोड़े ना बांध रखे हैं, हाँ, कि आप यूज़ करोगे नहीं करोगे। हमें तो टाइम बचाना है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा फास्ट करेंगे। बिल्कुल सारी चीज़ें ना बच्चों की तरह लिख लिख के नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट। कैसे? आजकल FMJ चल रहा है, देखा है आपने किसी ने? फन हित में जारी, कौन देखता है? देखते हैं उसके अंदर मजनू कितना फास्ट चलता है, वो देखो उसको चलते हुए। तो वही वाला, उतना फास्ट नहीं चलना है, थोड़ा फास्ट चलना है यहाँ पे। कैसे? बोले अगर मैं x = 0 रख दूँ तो रख दो ना। बोले जैसे 0 रखा टर्म तो गायब हो गई 2x, तो y = 3 दिख रहा है साफ साफ। ऐसे करेंगे जल्दी, समझ रहे हो? कैसे करेंगे जल्दी? फिल करेंगे टेबल में, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाएंगे। समझ रहे हो? x की वैल्यू 0 रखी तो 0 × 0, ये टर्म तो 0 हो गई, गायब हो गई। अब आपको y दिख रहा होगा और यहाँ पे 3 दिख रहा होगा, तो y = 3 आ गया। ओके। बोले अगर मैं y 0 रख दूँ तो? बोले रख दो, किसी ने प्रॉब्लम नहीं है। जैसे y 0 रखा ये टर्म गायब हो गई। 2x = 3 और x = 3 और 2 डिवाइड में जाएगा। 2/3 मत कर देना, 2 मल्टीप्लाई में है x के तो वो डिवाइड में जाएगा 3/2। हो रहा है जल्दी? ठीक है। बोले अगर x = 1 रखें तो? किसने मना किया? रख दो। x = 1 रखा, 2 × 1 2, ये 2 उधर जाएगा माइनस का। ठीक है, तो y = 3 और -2, 3 - 2 क्या होता है 1, तो y = 1 आ जाएगा। चेक कर सकते हो, x का डबल प्लस y, x का डबल प्लस y, x 1 है इसका डबल करो 2, 2 में y ऐड करो 3, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। बोले अगर मैंने यहाँ पे y = 1 रख दिया तो? रख दो। तो x का निकलेगा? बोले x 1 निकलेगा, तो उसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? ऑलरेडी रख चुके हैं। ठीक है। अगर मैं y = -1 रख दूँ तो? बोले अगर y = -1 रखा तो माइनस का 1 जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 बनेगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 2x = 4 होगा और x = 4 डिवाइड बाई 2। देखो इक्वेशन को बेटा ऐसे ही सोल्व करना है आप। ठीक है, इक्वेशन को मेंटली ऐसे ही सोल्व करना है। टाइम थोड़ा सा लगेगा, आपको लगेगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो लिख लिख के करते हैं ना उसके कंपैरिजन में तो जल्दी होगा और दिमाग की बत्ती जलेगी मेंटोस खा के, बिना मेंटोस खाए। मेंटोस थोड़ी खिला रहा हूँ मैं, तो बिना मेंटोस खिलाए हुए ही दिमाग की बत्ती जल जाएगी। तो इसी वे में करना है कि -1 रखा, अच्छा -1 इधर रहेगा कि +1, 3 + 1 4, 2x = 4 और x = 4/2 मीन्स 2। चेक कर लो, x का डबल में अगर y ऐड करें तो x यानी 2 के डबल यानी 4, 4 में y ऐड करो तो 4 में से 1 चला गया, 3 बचा कि नहीं बचा? तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आवर टेबल। ठीक है, इसी वे में प्रैक्टिस करनी है, वैसे मत लिख लिख के करना पुट x = this और फिर लिख रहे हो उधर ले जा रहे हो। वो 7th 8th क्लास का काम और आपको स्टार्टिंग में सिखाना था, इसलिए मैंने करवाया है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो। आई एम ब्रिंगिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन सेकेंड, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर। बोले कितनी इनफाइनाइट लाइन होती है, किसी भी एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन होती है इनफाइनाइट। आपको देखो, किसी को अगर प्रैक्टिकली ये बात समझ में नहीं आ रही ना कि सर एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन कैसे पास कर जाती है, हो सकता है किसी के मन में डाउट आ रहा हो। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ भाई मुझे मैसेज कर दिया करो। ठीक है, तो पूछा करो अगर प्रॉब्लम होती है तो। दूसरी बात मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, 9th क्लास के लिए वाला कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। कुछ बच्चों को लगता होगा सर हमारे पास RD शर्मा रखी हुई है, हमारे पास ये बुक रखी है, हम अपने आप कर रहे हैं। यार खुद करोगे ना बेटा, तो अगर मान लो सपोज करो इतनी मोटी बुक है आपकी,
तो उसमें से अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो हम हार्डली यहाँ तक पहुँचेंगे। वो कोई इंटेलिजेंट कोई होता है ना कि विरले ही होते हैं वो उस पूरी बुक को करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप मान के चलना 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जो पूरी बुक करते हैं, ठीक है। फिर वो क्या होता है कि करते रहते हर एक क्वेश्चन वो लगाते रहते हैं, फिर अपने मन से छांट लेते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा, ये नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। तो ऐसे करते करते वो मुश्किल से इतनी कर पाएंगे। लेकिन बेटा टीचर को सब पता होता है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ 9th वाली 10th में काम। अब एक बात बताऊँ कि मैंने आपको बोला था ये वाली चीज़ कुछ के पास मेरा मैसेज गया था ये वाला कि भाई 10th क्लास का अपना जो फर्स्ट चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा लोगों ने किया बोला, ठीक है। मानते ही नहीं बात मेरी, तो बात नहीं मानोगे तो परेशान होगे फालतू में, ठीक है। इसलिए जो बोल रहा हूँ ना, एटलीस्ट अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है मतलब है, ठीक है। तो करना उस चीज़ को मन में बनाओ थोड़ा सा कि करके देखना एक बार, ताकि हमारा लेवल ऊपर हो थोड़ा सा। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर किसी को प्रैक्टिकली सोचने में प्रॉब्लम आ रही है कि सर एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन कैसे क्रॉस करती है, हो सकता है आ रहा हो, बिल्कुल आना भी चाहिए। तो बेटा ये आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन कैसे क्रॉस करती है ये लो। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ पॉइंट को ताकि आपको अच्छे से दिखे, समझ रहे हो। हालांकि पॉइंट नहीं है, क्योंकि पॉइंट क्या होता है, डायमेंशनलेस। पॉइंट ऐसे होता है जिसकी ना विड्थ होती ना लेंथ होती, थिकनेस कुछ नहीं होती उसकी। लेकिन थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आपको दिखे। तो एक लाइन ये पास कर गई, एक लाइन ये पास कर गई, ये लाइन पास कर गई पॉइंट से, ये लाइन पास कर गई पॉइंट से, ये लाइन पास कर गई पॉइंट से, ये लाइन भी तो इस पॉइंट से पास कर रही है, ये सारी लाइन इसी पॉइंट से पास कर रही है कि नहीं कर रही हैं। हाँ, तो ऐसी कितनी लाइन बना सकते हो, तो काउंटिंग नहीं है, इनफाइनाइट लाइन्स होंगी ऐसी, ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करती है इस वे में, समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखना है। और किसी एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं एक लाइन बनाऊँ, कहूँ कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, तो ये पॉइंट ही तो हैं, ये टिक 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 जितने भी कर रहा हूँ सारे पॉइंट्स ही तो हैं। हालांकि सारे पॉइंट तो मैं बना भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो बहुत छोटा होता है। तो कितने पॉइंट होते हैं किसी एक लाइन के ऊपर, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन, इनफाइनाइट। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, इनफाइनाइट लाइन्स। कैसे, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, तो गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन। हमसे 2 लाइन तो पूछिए, हम तो इनफाइनाइट जानते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, देयर आर इनफाइनाइट लाइन। वाई, बिकॉज फ्रॉम अ पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन पास। ज्योमेट्रिकली लिखोगे या फिर आप लिखोगे कि ये लिख दोगे, ठीक है, कि फ्रॉम अ पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन पास। सेकेंड पॉइंट ये लिख सकते हो कि दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लाइन्स। हमें पता है कि जिस कोई भी पॉइंट होता है वो जिस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ये वाली बात आपको बता चुका हूँ, पूरा डिटेल में हो चुका है अपनी ये वाली चीज़ें तो, ठीक है। अब तो क्वेश्चन है, तो आपको 2 इक्वेशन बनानी है। अरे यार 2,14, ये है x, ये है y, कितनी इक्वेशन बना सकते हो। बोले सर दुनिया भर की इक्वेशन बनेंगे क्या। बोला अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो 16 मिलेगा। इन पॉइंट से आपको खेलना है, x और y में रिलेशन निकालने हैं आपको। क्या बोले सर अगर मैं इसमें इसको ऐड करूं तो मुझे 16 मिलेगा, यानी अगर इसमें इसको x को 16 मिलेगा। तो स्टार्टिंग एक बार आपको थोड़ा डिटेल में कि सर अगर मैं 2 + 14 करूं तो 16 मिलेगा। x वाली वैल्यू y वाली वैल्यू को ऐड करने पे क्या मिल रहा है, 16। 2 क्या है, x, 14 क्या है, y, क्या मिल रहा है ऐड करने पे, 16। तो एक इक्वेशन ये बन गई कि x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू ऐड करने पे क्या मिल रहा है, 16। सेकेंड इक्वेशन, बोले सर y वाली वैल्यू में से x वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे 12 मिल रहा है। तो बोले y में से जब x सब्ट्रैक्ट करते हैं 14 - 2 तो 12 मिल रहा है। क्या ये एक इक्वेशन नहीं हो गई। y वाली वैल्यू में से x वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे 12 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है 14 - 2 12, तो ये भी एक इक्वेशन हो गई। बोले और क्या इक्वेशन है, बोले और इक्वेशन दिख रही है क्या। हमसे तो 2 पूछते हैं, हम और बना देते हैं। बोले y जो है ना x का 7 टाइम है, जब उसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तब जाके y मिल रहा है। तो आप बोल सकते हैं y इज़ 7 टाइम्स ऑफ x। बताओ इक्वेशन बनी कि नहीं बनी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक इनफाइनाइट इक्वेशंस। इनफाइनाइट लाइन आर देयर दैट विल पास फ्रॉम दिस, ठीक है। रीजन मैंने बता ही दिया है क्या, कि फ्रॉम अ पॉइंट इनफाइनाइट लाइन पासेस या दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लाइन्स। क्लियर, चलो एक बार इसको नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिख लेना, सही है ना भाई। इनको ऐड करने पे 16 मिल रहा है एक इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करने पे 12 मिल रहा है सेकंड इक्वेशन, ये इसका 7 टाइम है थर्ड इक्वेशन। ऐसे कुछ भी बना सकते हो। क्या बोले, x का डबल करेंगे, उसमें y ऐड करेंगे तो 4 और 14 18 आता है, वो भी एक इक्वेशन बन गई 2x + y = 18। तो इस बार हम इसकी इनफाइनाइट इक्वेशन बनेंगे। राइट डाउन दिस, फटाफट लिख लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। याद करो, कोई भी पॉइंट किसी भी ग्राफ पे अगर है लाई कर रहा है, इसका मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी कि दिस पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो आप लैंग्वेज में ये लिखोगे कि एज 3,4 लाइज ऑन graph of equation 3y = ax + 7, so it will satisfy the equation। इसका मतलब इस इक्वेशन क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने मतलब क्या है कि अगर इस वैल्यू को इसमें रखूँगा तो LHS will be equal to RHS। तो आप क्या करोगे, पुट x = 3 y = 4 in equation, x = 3 y = 4 in this equation। तो देखो 3 × y, और y की वैल्यू क्या है 4, = a × x, x की वैल्यू क्या है 3 और +7 रख दिया उठा के x और y की वैल्यू। दिस इज 12 = 3a + 7, ठीक है, 3 × 3 है। तो यहाँ से अगर मैं 3a की वैल्यू निकालूँ तो 12 और प्लस का 7 उधर आके माइनस का 7 बन जाएगा, यानी जो 3a है इक्वल टू 12 - 7 क्या होता है 5, 3a = 5, 3a = 5 ऐसे लिख रहा हूँ। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और यहाँ से आपकी a की वैल्यू हो जाएगी 5 और 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, a = 5/3, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, तब तक आप इसको फटाफट से नोट करो। नो नीड टू राइट क्वेश्चन, क्वेश्चन मत लिखा करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चन लिख के, ठीक है। क्वेश्चन आर ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, NCERT होगी भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन वहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, अच्छे समझना इसको, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करने के लिए ना 2-3 एग्जाम्पल बना के समझाने हैं। तो मैं आज एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूँ इसको, क्वेश्चन को मैं बाद में लूँगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी उबर, ओला किसी चीज़ का यूज़ किया होगा, ऑटो का यूज़ किया होगा। इनका फेयर का सिस्टम क्या होता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। अगर कम दूर जाएँ जब भी चार्ज ज़्यादा लग जाता है, आपको लगता होगा कि यार इतनी सी दूर तो गए थे तब भी इतना चार्ज लग रहा है, क्यों फालतू का लग रहा है, ठीक है। और ज़्यादा दूर बढ़ाते जाते तो चार्ज में उतना चेंज नहीं आता है, ठीक है, वो उतना रहेगा, लेकिन बहुत कम दूरी के अंदर भी चार्ज लगता ही लगता है। तो इनका सिस्टम क्या होता है वो सुनो जरा एक बार। सिस्टम ये होता है कि जो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज लेते हैं ना वो ज़्यादा लेते हैं। ये कि अगर आप गाड़ी में एक बार बैठ के उतर रहे हो तो स्टार्टिंग का चार्ज ज़्यादा लगेगा, भाई वो आ रहे हैं आपके पास, आपको लेने आ रहे हैं, या आप जा रहे हो, आपने उनको बुक किया है और आप बुक करके बोलो मुझे बस इतना सा दूर जाना है तो 2 रुपये ले लो, ऐसा नहीं होता है। ये 5 रुपये ले लो कि भाई 1 किलोमीटर दूर का ऑटो तो लेता है वैसा, हाँ शेयरिंग वाला ऑटो 5 रुपये लेता है, आप भी 5 रुपये ले लो। नहीं, आपने देखा होगा उनका अगर स्टार्टिंग का 25 रुपीज़ 30 रुपीज़ तो आ ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जाओगे फिर वो 5 रुपये 6 रुपये के हिसाब चलता है। तो होता है क्या होता है, एक फ़िक्स चार्ज नाम की चीज़ होती है। क्या होती है, फ़िक्स चार्ज। वो फिक्स चार्ज क्या होता है कि भाई अगर आप बैठ के उतर भी गए ना, कि आपने उसको बुक कराया, आप बैठे और आप उतर गए, चाहे 100 मीटर दूरी उतर गए, वो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद पर किलोमीटर का चार्जेज अलग होता है। तो क्या होता है समझना ज़रा, कि मान लीजिए आपको टोटल डिस्टेंस कवर करनी है 10 किलोमीटर, ठीक है। क्या होगा, इस वे में ब्रेक होगा ये कि फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज डिफरेंट होता है और रिमेनिंग जो किलोमीटर होंगे इनका चार्ज डिफरेंट होता है। यहाँ तो चार्ज जो लगता है ना फर्स्ट किलोमीटर, इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज ये तो लगेगा ही लगेगा। और ये होती है रेट। फिर आपको बताएगा सेकंड किलोमीटर जाओगे, थर्ड किलोमीटर जाओ, कैसे क्या वो रेट फिक्स होती है। तो मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं
कि भाई आप आपने बुक कराई उबर या ओला, कुछ भी, कोई भी टैक्सी बुक करा रहे हो, ठीक है, आपने 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो उसने आपको जो मीटर है वो आपने पूछा भाई ये बताओ मुझे चार्जिंग होती कैसे है, तो उसने आपको समझा दिया पूरा। बोले क्या, बोले स्टार्टिंग वाले किलोमीटर का 20 रुपीज़ लगेंगे, फिक्स है, 20 लगेगा ही लगेगा। और बोले जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा उसका लगेगा 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़। अब आप समझना सिनेरियो को एक बार, क्या 10 किलोमीटर जाना था आपको, तो क्या होगा आप खुद सोचो। 10 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर का 20 तो लग गया, तो आपका 20 तो लग गया, ओके। बोले जब 1 किलोमीटर, तो अब ये मत कर देना कि 10 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, नहीं, 10 तो टोटल था, टोटल में से 1 किलोमीटर का 20 लग चुका, अब रिमेनिंग किलोमीटर कितने बचे, 9 बचे। और बोल क्या लिखा हुआ है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 5 लगता है, 2 का 10, 3 का 15, 4 का 20, 9 का 9, 5 या 45, तो 45 रुपीज़ चार्ज ये लग जाएगा और आप टोटल 65 रुपीज़ दोगे। अब आप खुद सोचो, अगर हम 20 के रेट से कैलकुलेट करते हैं तो 20 मल्टीप्लाई 10 to 200 हो जाता, ठीक है। और अगर हम सिर्फ 5 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं 10, 5 या 50 होता। लेकिन ये क्यों डिफरेंस आया, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज अलग है, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज अलग है। तो इसको एक बार नोट करो, इस वे में हमेशा डिवाइड होती है कैलकुलेशन, ठीक है। ये फिक्स चार्ज होता है, यहाँ पे होती है रेट। अब इसी को हम थोड़ा डिफरेंट समझते हैं, अलग अलग, कि मान लीजिए टोटल जो जर्नी है आपकी वो है 20 किलोमीटर, ठीक है। उसमें बोला हुआ है कि फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू 30 रुपीज़, ठीक है। एंड रेट आफ्टर दैट वो है भाई 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए टोटल जर्नी को हटा देते हैं, कितनी है हम अलग अलग हिसाब से करेंगे। अब मान लो एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं कि आपका टोटल फिक्स और वेरिएबल यानी जो चेंज होगा वो, देखते हैं क्या टेबल बनती है। मानो टोटल जर्नी आपको करनी है 20 किलोमीटर की, तो 20 किलोमीटर में फर्स्ट किलोमीटर का फिक्स चार्ज 30 तो लग गया आपका, टोटल किलोमीटर, और एक टोटल रुपीस। बोले फर्स्ट किलोमीटर का 30 तो लग गया, बोले लेकिन 20 को 20 मत समझो, इसको 1 + 19 समझो। क्या समझो, 1 + 19। क्यों, बोले फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज अलग होता है और बाद वाले का चार्ज अलग होता है। समझ रहे इस चीज़ को, फर्स्ट का चार्ज अलग होता है, वो तो 30 रुपीज़ लग गया, वो ओके। बोला अब कितनी जर्नी बची, बोले 19 किलोमीटर बचा हुआ है, ओके 19 बचा हुआ है। बोले रेट क्या है, बोले 5 रुपीज़ लगते हैं पर किलोमीटर के। तो बोले 2 के 10, 3 के 3 × 5, 4 के 4 × 5, 19 के 19, 5 जा 95। बोले 95 रुपीज़ और लगेंगे 19 को। सोचो फर्स्ट किलोमीटर का 30 लग रहा है, इसके हिसाब से तो 19 का 19, 3 जा 570 लगना चाहिए था, लेकिन कितना लग रहा है, ओनली 95। तो फर्स्ट का चार्ज हमेशा ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज 30 रुपीज़, रिमेनिंग 19 का चार्ज ओनली 95 रुपीज़, और टोटल आपका लग जाएगा 125। मान लो आपकी टोटल जर्नी 25 किलोमीटर है, तो आप इसको 1 + 24 समझो, 1 सेपरेट कर दो और फिर 25 में 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज 30 और 24 का, बोले 1 का 5 रुपीज़ है तो 24 का 24, 5 जा 120 रुपीज़, और ऐड करोगे तो टोटल कितना लगेगा, 150 रुपीज़। सोचो ज़रा, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि कभी फिक्स चार्ज आए, वेरिएबल चार्ज आए, और फिक्स चार्ज वेरिएबल चार्ज सिर्फ जर्नी का नहीं होता, कभी कभी हमारा उसमें भी होता है। जिस लाइब्रेरी के अंदर बुक लेके आते हैं तो उसमें भी ये बोला जाता है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट डे का जो चार्ज लगेगा 5 रुपये लगेगा आपका, ठीक है, एक दिन के लिए, और उसके बाद अगर आप रखोगे तो पर डे का 1 रुपये के हिसाब से चार्ज लगेगा, कुछ ऐसे करके। तो मतलब होता ही है सिस्टम इनका फिक्स और वेरिएबल का, ठीक है। तो ये बना लो टेबल एक बार जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और वो आर डी शर्मा वाले कोर्स के बारे में बेटा सीरियसली सोचना, उसमें अलग लेवल के क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं।